नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह की मुलाकात हो रही है। पटना आरजेडी और दफ्तर में थोड़ी चहलकदमी बढ़ गई है क्योंकि तेजस्वी यादव पहुंचे हैं जगदानंद सिंह से मुलाकात करने के लिए और संभवतः तेज प्रताप मामले पर ही मचे घमासान को शांत करने की यह कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो पटना पहुंचते ही डैमेज कंट्रोल में तेजस्वी यादव जुटे हैं। जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप ने बयान दिया था कार्यालय पहुंचकर, तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस कोलाहल और गहमा गहमी के बीच, इस हलचल के बीच एक खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव पहुंचे हैं जगदा बाबू से मिलने के लिए। तो माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंच रहा है पार्टी को और जवाब देने पड़ रहे हैं उन नेताओं को, बड़े नेताओं को, उस पर शायद इस मुलाकात के बाद विराम लग जाए और इस मुलाकात के बाद जगदा बाबू और तेजस्वी बाहर आए जिनके चेहरे खिले हों और ऐसा दिखे कि कुछ हुआ ही नहीं जिस बारे में कहा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप मामले पर घमासान को शांत करने के लिए तेजस्वी ने अपने पैर बढ़ाए हैं और जगदा बाबू से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और अमित कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, मुलाकात हो रही है, बहुत कुछ ऐसी बात है जिसको दबाने पर भी चर्चा होगी। देखिए विवेक, सबसे अहम यह है कि जैसे ही वो तेजस्वी पटना एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से जो सर्वदलीय बैठक थी विधानसभा के अंदर, वहां से सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे। जिस तरह की खबरें लगातार आ रही है और तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच में जो तनातनी की स्थिति बनी हुई थी पिछले 2 दिनों से, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए दूत बनकर लालू यादव के दूत बनकर तेजस्वी यादव सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे और यहाँ जगदानंद सिंह के साथ बंद कमरे में मीटिंग चल रही है पिछले आधे घंटे से। और इसमें तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह और पार्टी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दूसरे राज्यों में यानी कि कोलकाता चुनाव को लेकर बैठक चल रही है, लेकिन ये सबके समझ में आ सकता है कि किस तरीके से अंदर खाने में जो खबरें चल रही हैं तेज प्रताप और जगदानंद सिंह को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक अहम बैठक अमित तेजस्वी को बुलाया गया है या खुद गए हैं? क्योंकि हमने देखा कि आपने दौड़कर उनसे यह सवाल पूछा और ये आखिरी सवाल था जब पत्रकारों को तेजस्वी ब्रीफ कर रहे थे। ये आखिरी सवाल था और उसके बाद सीधे ये खबर आती है कि जगदा बाबू के पास तेजस्वी पहुंच गए। बिल्कुल, जैसे ही ये सवाल हमने एयरपोर्ट पे किया कि तेजस्वी जी, जगदानंद सिंह और तेज प्रताप का जो प्रकरण है वो कब तक सलट लिया जाएगा, क्या है, तो उस पर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को ये प्रकरण नहीं है, ठीक ठाक हो जाएगा। तो उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि वहां से भागते हुए नजर आए, तो उनको ये समझ में आ रहा था कि इस सवाल पे हम ज्यादा देर तक बहस नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी वहां से निकलते हैं और उसके बाद वो चूंकि विधायक सर्वदलीय बैठक थी, वहां एक फॉर्मेलिटी थी पूरा करना था, उस पर सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचना। इसका मतलब ये तय था कि एयरपोर्ट से आपको सीधे पार्टी दफ्तर जाना है, लेकिन उसके बीच में क्योंकि एक फॉर्मेलिटी थी कि आपको कल विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो उससे पहले आपको सर्वदलीय बैठक करनी थी। लेकिन समझ सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी के अंदर जिस तरीके से तनातनी का माहौल है, ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं और कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह के साथ जो बैठक चल रही है बंद कमरे में, क्योंकि ये सवाल अमित लाजमी हो जाता है। पहले रामचंद्र पूर्वे, उसके बाद स्वर्गीय रघुवंश बाबू, उसके बाद जगदा बाबू। और जगदा बाबू तो एक बार ऐसा भी कहा गया और तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं कि गेट नंबर 4 जो गांधी मैदान का है, वहां पर तेजस्वी मचिया पर बैठ गए और पीछे जगदा बाबू बैठे हुए थे। इसे किस एंगल से देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो जगदानंद सिंह जिस जगह पे हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव के 9 रत्नों में उनकी गिनती होती रही है, तो कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह को आप अनदेखी करते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ जिस तरीके से बर्ताव हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, और चाहे इससे पहले बड़े नेताओं के साथ हुआ, जो आप प्रकरण आप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े जो पार्टी में बड़े नेताओं को अगर आप साइडलाइन करते हैं तो ये पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि आप देखिए, जगदानंद सिंह की अहम भूमिका रही है इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। एक बड़े, एक समझदार, एक मजे हुए राजनीतिक के तौर पे एक
सबको कोऑर्डिनेट करने में अहम भूमिका रही है। और ऐसे समय में अगर तेज प्रताप यादव कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे कि जगदानंद सिंह को नुकसान, उनको चोट पहुंचता है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए यानी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर अमित कुमार सिंह बता रहे थे, एयरपोर्ट पर जो प्रकरण हुआ, अमित कुमार सिंह पीछे लगे, तेजस्वी से उन्होंने सवाल किए और आखिरी सवाल यही था कि आखिर तेज प्रताप ने जो व्यवहार किया है जगदा बाबू के साथ, उस पर क्या आप कुछ कहेंगे? लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अगला चैप्टर यह होता है, खबर यह आती है कि जगदा बाबू से तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे हैं और यह मुलाकात अभी चल ही रही है, गहन मंथन चल रहा है। अब यह देखना होगा कि शांत स्वभाव के जगदानंद सिंह आखिर तेजस्वी को क्या कहते हैं कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह अनुशासन के खिलाफ है, क्या तेज प्रताप पर एक्शन लिया जाना चाहिए? अगर तेज प्रताप पर एक्शन होगा तो हो सकता है कि जो एक आरोप है परिवारवाद वाली पार्टी का, वो शायद इस भंवर से आरजेडी निकल पाए। और चलिए अगली तस्वीर की तरफ रुख करते हैं। बांका से खबर है जहां युवक ने हथियार लहराया। बांका में मूर्ति विसर्जन के दौरान हथियार लहराने की घटना घटी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो चुका है, उन तस्वीरों से हम आपको जोड़ रहे हैं। तो उस जगह का नाम भी जानिए, शंभूगंज के भूमियारा गांव का यह मामला है। सरकारी स्कूल में मूर्ति विसर्जन के दौरान, सरकारी स्कूल में मूर्ति बिठाई गई थी, उसके बाद विसर्जन के बाद जो वीडियो सामने आया उसमें हाथ में हथियार है और जमकर डांस हो रहा है। और इस दौरान युवक ने कई राउंड फायरिंग की है। पहले तस्वीरों को देखिए। भैया के साली तो बांका में मूर्ति विसर्जन के दौरान हथियार लहराने की घटना घटी है। हालांकि किसी ने इसका वीडियो बनाया जो वायरल है और हाथों में हथियार देख रहे हैं आप। और इसके अलावा जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक कई राउंड फायरिंग भी की गई है। नागेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। नागेंद्र, इस तस्वीर के वायरल होने के बाद क्या प्रशासन एक्शन में आया है? इस व्यक्ति की खोजबीन शुरू हुई है, किसके हाथ में हथियार है? मैं आपको बता दूं कि ये बुधवार के शाम की बात है और शंभूगंज थाना क्षेत्र में भूमियारा स्कूल के मूर्ति विसर्जन की बात है। जब ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद प्रशासन तो शुरू में अनजान बनी, लेकिन बाद में जब वायरल पूरी बहुत ज्यादा मतलब काफी होने लगा तो प्रशासन का कहना है कि युवक की पहचान की जा रही है और जांच की जा रही है कि आखिर एक कहां और किस जगह से मूर्ति विसर्जन की बात है। अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रशासन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सरस्वती पूजा के पहले हर जगह शांति समिति की बैठक करके डीजे नहीं बजाने की निर्देश दिया। नागेंद्र, इस पूजा के जो आयोजक थे, क्या उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं? क्योंकि उन्हें तो पता होगा कि मूर्ति विसर्जित हो रही है, कितने लोग शामिल हैं, जो लोग नाच रहे हैं वो कौन है। विद्यार्थी तो नहीं लगते, उनके हाथ में कलम तो है नहीं, पिस्टल है जिससे फायरिंग चल रही है। ऐसा है कि पुलिस से वहाँ के थानाध्यक्ष और पुलिस प्रशासन से पूछा गया तो पुलिस प्रशासन कुछ खास ज्यादा नहीं बता पा रही है, लेकिन इतना कह रही है कि पता किया जा रहा है। उसमें पूजा समिति से बात करने की बात कही जा रही है और पुलिस का कहना है कि युवक की तुरंत पहचान कर ली जाएगी और उसकी गिरफ्तारी भी होगी। चलिए नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जो जानकारी अभी नागेंद्र दे रहे थे कि अभी तक पुलिस को ये पता नहीं है कि आखिर पूजा किनकी तरफ से हो रही थी और इसमें जो लोग डांस कर रहे हैं, जो हथियार लहरा रहे हैं, वे लोग हैं कौन। तो बांका से यह तस्वीर जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर धमाल मचाया हाथ में हथियार लेकर। तो सवाल यह है कि सरस्वती पूजा के दौरान निर्देशों की नाफरमानी कैसे हो गई? तो जो आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए थे, जो गाइडलाइंस थे, उसकी नाफरमानी कैसे हुई, ये सवालों के दायरे में है। और इसके अलावा सवाल यह है कि प्रशासन की मनाही के बावजूद डीजे कैसे बजा? क्या आयोजकों ने कार्यक्रम की अनुमति ली थी? यह भी सवाल है। और इसके अलावा सवाल यह है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं हुआ? और पुलिस के सुस्त रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
चलिए, बांका के बाद सीधे समस्तीपुर का रुख करेंगे, जहां युवक ने हथियार लहराया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी तस्वीर है सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान तमंचे पर डिस्को, और तमंचे पर डिस्को का ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के बाद की ये तस्वीरें हैं। जमकर डांस हो रहा है और हाथों में है कट्टा। तो ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से जो युवक हैं वो डांस कर रहे हैं और उनके हाथ में हथियार है। तमंचे पर डिस्को का वीडियो इन दिनों वायरल है। हालांकि इस पर क्या एक्शन लिया गया है, इन लोगों के चेहरे तो साफ दिख रहे हैं, क्योंकि दिन में ये सब कुछ हो रहा है, हथियार लहराए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर जो इनकी गतिविधियां हैं, जो इस तरह का वो डांस कर रहे हैं मदमस्त होकर, कहीं ना कहीं अगर जांच की जाए तो ये भी पता चलेगा कि इन्होंने शराब भी पी रखी होगी। तो ये कहीं से किसी भी एंगल से विद्यार्थी नहीं लग रहे, विद्या को अर्जन करने वाले नहीं लग रहे। इनके हाथ में हथियार हैं, हथियार लहरा रहे हैं, शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं प्रशासनिक निर्देशों पर। और मुकेश है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मुकेश, क्या जानकारी मिल पाई है, क्या इन लोगों की पहचान हो पाई है, प्रशासन का क्या कहना है? जी विवेक, हमारी बातचीत एसपी से हुई थी। एसपी ने बताया कि संबंधित थाना जो ताजपुर है, उसके थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि वीडियो की जांच करके और उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़ा सवाल है, समस्तीपुर में ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हर मामले में पुलिस का यही बयान होता है कि पहचान करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता दिख रहा है, जिसका के कारण लगातार जो है समस्तीपुर जिले के अलग अलग इलाकों से इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अगर कार्रवाई होती तो लोगों के मन में डर समाज। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमसे बातचीत करने के लिए। ठोस कार्रवाई हो ना हो, लेकिन हाथ में ठोस हथियार है और हथियार को लहरा रहे हैं ये बच्चे, और बेहद ही खतरनाक मंजर है ये। कहीं गोली चल गई तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसे भी देखने का काम प्रशासन का ही है। और चलिए भागलपुर की खबर, जहां नवगछिया में चोरों ने आतंक मचा रखा है। ज्वेलरी दुकान से चोरों ने उड़ा लिए हैं 13 लाख के गहने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भागलपुर के नवगछिया में चोरों ने आतंक मचा रखा है। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 13 लाख के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। भागलपुर के नवगछिया में चोरों का आतंक और पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो सवाल यह है कि 2 साल के भीतर ज्वेलरी लूट की 10 बड़ी घटनाएं घटी। 2 साल के भीतर आंकड़े बताते हैं कि 10 बड़ी घटनाएं हुई हैं ज्वेलरी लूट की। करोड़ों की लूट के बाद भी पुलिस सतर्क नहीं है, जिसका अंजाम यह है कि सीसीटीवी में कैद ऐसी तस्वीरें हम तक पहुंचती हैं। दिसंबर में दरभंगा के ज्वेलरी शॉप से 10 करोड़ रुपए की लूट हो गई, तब भी पुलिस का खौफ वहां नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, और ज्यादातर मामलों में अपराधी बच कैसे जाते हैं ये बात समझ से परे है। आखिर पुलिस क्यों नहीं रोक पाती ऐसी घटनाओं को होने से पहले? और चलिए बड़ी खबर यह कि बाघिन को लाया जा रहा है पटना चिड़ियाघर, और बेतिया से मिली बाघिन को पटना जू लाने की तैयारी हो रही है। इलाज के लिए बाघिन को पटना लाया जा रहा है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले उस तस्वीर को हमने आपको दिखाया जो घायल बाघिन थी, जो एक तालाब के किनारे पड़ी हुई थी। बाघिन की पूंछ के नीचे एक पुराना घाव है, और बाघिन के घाव में पड़ गए हैं मैगट कीड़े, और बाघिन के सिर पर हैं चोट के निशान। तो बीते 5 से 6 दिनों से बाघिन शिकार नहीं कर पाई, बहुत भूखी। और इससे पहले भी जो बयान आया उसमें यह कहा गया कि इसकी तबीयत भी खराब है, उम्र भी ज्यादा हो चली है। ऐसे में इस बाघिन को बेहतर इलाज के लिए पटना लाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि बाघिन को पटना ले जाया जा रहा है।
और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। और अब बात करते हैं न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज का, जिसका बड़ा असर हुआ है। पटना के डीएम ने छापेमार दस्ते का गठन कर दिया है। न्यूज 18 ने कलेक्ट्रेट में फर्जीवाड़े का धंधा करने वाले जिन चेहरों को बेनकाब किया था, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर। न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज दिखाने के बाद पटना कलेक्टेरिएट में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के लिए पटना के डीएम ने बनाई टीम। बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो फ्लाइंग स्क्वाड और छापामारी दल हम लोगों ने बनाया है, ऑपरेशन कागज में बेनकाब चेहरे होंगे गिरफ्तार। में आया है रिपोर्ट में, उसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। न्यूज 18 की रिपोर्ट पर एक्शन को मजबूर हुई सरकार। जिलाधिकारी के संज्ञान में आया है, जिलाधिकारी जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई करेंगे नहीं, बल्कि कुछ घंटों में ही कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि न्यूज 18 ने गहरी तहकीकात और पुख्ता सबूतों के साथ ऑपरेशन कागज में पटना कलेक्ट्रेट में चल रहे फर्जी स्टाम्प पेपर और फर्जी सर्टिफिकेट के सच को बेनकाब किया था। डीएम ने उस रिपोर्ट को ही सर्टिफाई करते हुए फौरन छापे मारे और आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। उसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो फ्लाइंग स्क्वाड और छापामारी दल हम लोगों ने बनाया है, वो लगातार छापामारी करेगा और इस तरह के काम में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये एक्शन न्यूज 18 के उस स्टिंग ऑपरेशन का अंजाम है, जिसे ऑपरेशन कागज नाम से हमने बुधवार रात 8:30 बजे दिखाया था। हमारे स्टिंग में पटना कलेक्ट्रेट कैंपस में फर्जी सर्टिफिकेट और स्टाम्प पेपर के कारोबार में कुल 9 दलाल कैद हुए थे। ऐसे दलाल जो हाथों हाथ फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समेत जाति प्रमाण पत्र के अलावा धड़ल्ले से फर्जी स्टाम्प का कारोबार कर रहे थे। वो हजारों लोग स्टाम्प चाहिए, स्टाम्प पेपर चाहिए, वो 100 वाला, वो 1000 वाला स्टाम्प के लिखाई थी ना। हाँ, जमीन के लिए, जमीन के लिए, जमीन के लिए। हाँ। इधर सीबीआई के पूर्व अधिकारी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैबिनेट के पूर्व मंत्री डॉक्टर यूएन विश्वास एक बार फिर सुर्खियों में हैं। विश्वास अपनी एक किताब लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने शारदा चिट फंड घोटाले को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की जमकर तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि अगर अस्थाना आज सीबीआई में होते तो चारा घोटाले में फंसे लालू प्रसाद की तरह शारदा स्कैम के गुनाहगार भी सलाखों के पीछे होते। साल 1997 जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव की चारा घोटाला केस में गिरफ्तारी हुई थी, तब बिहार के सबसे बड़े घोटाले की फांस में लालू यादव आ चुके थे और सीबीआई की ओर से पूरे मामले की जांच का जिम्मा तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर यूएन विश्वास को सौंपा गया था। ये वो दौर था जिसने बिहार के साथ ही देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। पूर्व आईपीएस अधिकारी यूएन विश्वास की टीम में तब राकेश अस्थाना भी जुड़े थे,
जिनकी पहचान बेहद सख्त पुलिस अधिकारी की आज भी होती है। चारे की जांच में लालू यादव तो बेनकाब हुए ही, उनके कई सहयोगियों को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। करीब 23 साल के बाद एक बार फिर वो पूर्व अधिकारी चर्चा में है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी यूएन विश्वास इन दिनों एक किताब लिख रहे हैं जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन इस किताब के जरिए विश्वास ने बड़ा खुलासा किया है। कुछ साल पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विश्वास ने शारदा चिटफंड घोटाले को देश का सबसे खराब घोटाला करार दिया है। धम्म अधम्मा नाम की ये पुस्तक प्रकाशित होने से पहले ही सुर्खियों में है। 79 वर्षीय उपेन विश्वास ने इस किताब में लिखा है कि शारदा चिटफंड जो साल 2013 में सुर्खियों में आया, वो ममता सरकार की ही देखरेख में किया गया एक बड़ा घोटाला है, क्योंकि इसमें फंसे ममता के सिपहसालारों को बचाने की पूरी कोशिश की गई। 2011 से 2016 तक विश्वास ममता कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री थे, लेकिन 2016 में चुनाव हारने पर उन्हें ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के SC, ST और OBC आयोग का अध्यक्ष बना दिया। इस साल पश्चिम बंगाल चुनाव से यूएन विश्वास दूर हैं और अपनी किताब को लेकर व्यस्त हैं। एक विशेष साक्षात्कार में विश्वास ने चारा घोटाले में अपनी जांच का श्रेय देते हुए न सिर्फ लालू यादव को जेल भिजवाने का दावा किया, बल्कि सीबीआई में तब अपने सहयोगी रहे और बीएसएफ के मौजूदा डीजी राकेश अस्थाना की जमकर तारीफ भी की। अस्थाना को अपना शिष्य बताने वाले यूएन विश्वास ने कहा है कि एक ईमानदार अधिकारी को दुर्भावनापूर्ण और बेईमानी के जरिए सीबीआई का निदेशक बनने से रोका गया। यदि अस्थाना सीबीआई के प्रमुख होते तो लालू की तरह ही शारदा स्कैम से जुड़े लोग भी आज सलाखों के पीछे होते। हाल ही में करप्शन से जुड़े एक मामले में सीबीआई की ओर से राकेश अस्थाना को क्लीन चिट दे दी गई है। आपको बता दें, राकेश अस्थाना का संबंध झारखंड से भी है। रांची में जन्म से लेकर राकेश अस्थाना की प्रारंभिक और उच्च शिक्षा भी झारखंड में ही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।